चलिए आज एक नए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, चैप्टर फैक्टराइजेशन। और आज हम फैक्टराइजेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो फैक्टराइजेशन जानने से पहले आपको जानना होगा कि पॉलिनोमियल क्या होता है। तो हेडिंग डालते हैं पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल डेफिनेशन लिखते हैं, एन एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन, एन एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन in which the power of variable is whole number is called polynomial। इसी को हम पॉलिनोमियल कहते हैं। ठीक है, यानी अगर आपके पास कोई एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन दिया हुआ है और अगर उसमें वेरिएबल्स के पावर होल नंबर होते हैं तो इस टाइप के अलजेब्राइक एक्सप्रेशन को हम पॉलिनोमियल कहते हैं। अब यहाँ पे लिखा हुआ है होल नंबर। तो होल नंबर क्या होता है इसके बारे में समझिए। जीरो से स्टार्ट होने वाली, जीरो से लेके इनफाइनाइट तक की जो नंबर होती हैं इसको हम होल नंबर कहते हैं। 0 1 2 3 4 5 डैश 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 अप टू इनफाइनाइट, ये सारे जो नंबर हैं इसी को हम होल नंबर कहते हैं। नेगेटिव नंबर्स जो होते हैं वो होल नंबर नहीं होते हैं। जैसे अगर -1 ले लिया तो -1 आपका होल नंबर नहीं होगा, -2 होल नंबर नहीं होगा, यानी नेगेटिव नंबर्स होल नंबर नहीं होते हैं। जीरो से लेकर इनफाइनाइट तक के जो नंबर होते हैं उसे हम होल नंबर कहते हैं। यहाँ पे एक और वर्ड लिखा हुआ है अलजेब्राइक एक्सप्रेशन, इसके बारे में भी समझिए। तो अलजेब्राइक एक्सप्रेशन आपने पढ़ा होगा, क्लास 6 से पढ़ते चले आ रहे हैं। अलजेब्राइक एक्सप्रेशन, अलजेब्राइक एक्सप्रेशन क्या होता है इससे पहले आपको जानना होगा वेरिएबल क्या है, वेरिएबल और कांस्टेंट्स क्या होते हैं। ठीक है, वेरिएबल मतलब जिसकी वैल्यू हम वेरी करा सकें उसको हम वेरिएबल कहते हैं, और जिसकी वैल्यू हम कांस्टेंट कर दें उसको हम कांस्टेंट्स कहते हैं। जैसे अगर मैं लिखूं डे इन जून 2020, यानी अगर मैं यहाँ लिख दिया डे इन जून 2020, यानी मैं यहाँ क्या लिखूंगा, ये डेट का पोजीशन हो गया डे, ये मंथ यानी कि जून चल रहा है यानी कि 6 मंथ चल रहा है, और ये 220 हो गया। अब ये दो वैल्यू जो है ये फिक्स हो गई, ये 6 आपका फिक्स हो गया, ये वाली वैल्यू भी फिक्स हो गई। लेकिन ये वैल्यू फिक्स नहीं है, इसकी वैल्यू आप ले सकते हैं 1 ले सकते हैं, फिर 1 के जगह पे 2 ले सकते हैं, इसके जगह पे 3 ले सकते हैं, यानी इस वाले पोजीशन को आप चेंज कर पा रहे हैं। यानी ये जो आपका डे हो गया ये वेरिएबल हो गया, यानी इसकी वैल्यू हम वेरी करा सकते हैं इसलिए इसको वेरिएबल कह दिए, और ये दोनों पोजीशन जो हो गया इसको हम कांस्टेंट कहेंगे। तो ये छोटा सा एग्जांपल था वेरिएबल और कांस्टेंट के बारे में। बेसिकली जो वेरिएबल्स होते हैं इसको हम लोग अल्फ़ाबेट से रिप्रेजेंट करते हैं और कांस्टेंट न्यूमेरिक वैल्यू होती हैं। अब हमने कहा कि अलजेब्राइक एक्सप्रेशन क्या होता है, तो ये कुछ हम वेरिएबल्स अपने से लेते हैं और कुछ कांस्टेंट्स को लेते हैं, और अगर उनको अलजेब्राइक ऑपरेशंस से के साथ लिख देते हैं तो इसी को अलजेब्राइक एक्सप्रेशन कहते हैं। फॉर एग्जांपल आपने कुछ वेरिएबल ले लिया, वेरिएबल आपने ले लिया x, y, z, और कुछ आपने कांस्टेंट्स ले लिया, 3, 4 और 5, और इनको मिला के अलजेब्राइक ऑपरेशंस का मतलब प्लस, माइनस, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, etc, ये सारे जो होते हैं इसी को हम अलजेब्राइक ऑपरेशंस कहते हैं। तो ये आपके कुछ वेरिएबल्स ले लिए, कुछ कांस्टेंट्स ले लिए, इनको एक साथ हमने मिला के लिख दिया। तो कुछ ऐसा लिख दिया 3x² + 5x³ -4y + 5z, यानी देखिए इनके कॉम्बिनेशन से हमने ऐसा एक सीरीज बना दिया, ऐसे इस टाइप का हम लोगों ने लिख दिया। तो इसी को हम लोग अलजेब्राइक एक्सप्रेशन कहते हैं। अब ये अलजेब्राइक एक्सप्रेशन में देखा जाए तो यहाँ पे जो पावर है ये क्या है, 2 है। यहाँ पे इस वाले वेरिएबल का पावर 3 है, यहाँ पे पावर 1 लिख सकते हैं, यहाँ पे भी पावर 1 लिख सकते हैं, यानी यहाँ पे पावर 1 और यहाँ पे पावर 1। और इन चारों पावर को देखा जाए तो चारों के चारों पावर जो दिए गए हैं ये होल नंबर हैं, इसलिए ये जो अलजेब्राइक एक्सप्रेशन होगा ये पॉलिनोमियल भी हो जाएगा, क्योंकि पॉलिनोमियल का यही डिफिनीशन था कि एक ऐसा अलजेब्राइक एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल्स के पावर अगर होल नंबर हैं तो इसी को हम पॉलिनोमियल कहते हैं। तो ये वाले कंडीशन को, इन दोनों कंडीशन को फॉलो कर गया कि ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होना चाहिए और ये जो वेरिएबल के पावर होने चाहिए ये होल नंबर होने चाहिए, ये दोनों को फॉलो कर गया, इसलिए इसे हम लोग पॉलिनोमियल कहेंगे। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। हमने ले लिया 4x³ - 5y - 2 + 3z। अब ये चेक करना है क्या ये वेरिएबल पे पावर होल नंबर है या कि इंटीजर्स भी हैं। तो इस वाले पावर को हमने देख लिया, यहाँ पे पावर आपका 3 दिया हुआ है, यहाँ पे पावर -2 दिया हुआ है, और यहाँ पे पावर जो दिया है आप 1 लिख सकते हैं, यानी यहाँ पे जो पावर दिया गया है 1 दिया हुआ है।
अब आप देख पा रहे होंगे कि ये जो 2 दिया गया है ये होल नंबर नहीं है, इसलिए ये जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखा हुआ है ये आपका पॉलिनोमियल नहीं होगा। तो ये हम लोग छोटा सा डिफिनेशन देखें कि पॉलिनोमियल क्या होता है, सिंपल सा आप देखेंगे। अब हम बात करेंगे पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल का क्या मतलब है, यानी एक ऐसी पॉलिनोमियल जिसमें एक वेरिएबल हो, इस टाइप के पॉलिनोमियल को हम पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल कहते हैं। जैसे आप इस वाले पॉलिनोमियल को देखिए तो इसमें एक वेरिएबल x है, दूसरा y है, तीसरा z है, यानी इसमें 3 वेरिएबल्स हैं, तो इसको हम कहेंगे कि ये पॉलिनोमियल इन 3 वेरिएबल्स है। यानी पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल का मतलब कि उसमें जो वेरिएबल्स की संख्या वो एक हो, तो इस टाइप के पॉलिनोमियल को हम पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल कहेंगे। जैसे आपने एग्जांपल ले लिया 3x + 5x² + 8, इसमें देखा जाए तो यहाँ पे जो वेरिएबल है वो क्या है, x है, और ये वाला भी वेरिएबल x है, यानी इसमें नंबर ऑफ वेरिएबल 1 है, तो इसको हम पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल कहेंगे। ठीक है, इसके बाद एक छोटा सा टर्म है जिसको हम कहते हैं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। तो ये देखिए किसी पॉलिनोमियल के डिग्री से आप क्या समझते हैं, तो अब जो हेडिंग है ये है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। तो इसके डेफिनेशन को आप लिख सकते हैं कि द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इन अ पॉलिनोमियल इज कॉल्ड इट्स डिग्री। द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल in a polynomial is called its degree। अब इसको भी समझने का प्रयास करें, यानी आपने कोई पॉलिनोमियल ले लिया और वेरिएबल्स के पावर को आप देख रहे हैं, तो उन वेरिएबल्स में जो सबसे हाईएस्ट पावर होगा वो उस पॉलिनोमियल की डिग्री कही जाएगी। जैसे हमने एक एग्जांपल से समझने का प्रयास किया, 3x² + 5y² + 6x³ + 5z। तो यहाँ पे हमने देखा कि जो वेरिएबल का पावर है ये कितना है, 2 है। यहाँ पे जो वेरिएबल का पावर है ये भी आपका 2 है। यहाँ पे वेरिएबल का पावर जो ये 3 है, और यहाँ पे 1 आप लिख सकते हैं, यानी यहाँ पे जो वेरिएबल का पावर है 1 है। अब इन चारों में जो सबसे हाईएस्ट वैल्यू दिख रही है ये आपकी 3 है, तो इसलिए ये जो पॉलिनोमियल दिया गया है इसकी डिग्री जो होगी वो 3 के बराबर हो जाएगी। यानी इस वाले पॉलिनोमियल की जो डिग्री हो जाएगी ये 3 के बराबर हो जाएगी। तो ये बहुत सिंपल सा डेफिनेशन है। कोई आपका पॉलिनोमियल दिया होगा, इस पॉलिनोमियल में वेरिएबल का हाईएस्ट पावर आप देखिए, अगर वेरिएबल का हाईएस्ट पावर आपको मिल गया तो वही उस पॉलिनोमियल की डिग्री कही जाएगी। इसके बाद पॉलिनोमियल की डिग्री के अकॉर्डिंग हमने पॉलिनोमियल को कई प्रकार में डिवाइड कर दिया। ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल्स आर डिवाइडेड इन मेनी पार्ट्स। इफ the degree of polynomial is 0 then such type of polynomial is known as constant polynomial। तो हम इस यहाँ पर लिख लेते हैं कि पॉलिनोमियल के अकॉर्डिंग कितने प्रकार के इनको डिवाइड कर दिए गए। तो ये एक छोटा सा टेबल बन गया, ठीक है। यहाँ पे मैं डिग्री देख देता हूँ, इसका नाम दे देता हूँ, ये हो गया डिग्री, ये इनका नेम। अगर डिग्री 0 है तो इसको कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहेंगे, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। अगर डिग्री 1 है तो इसको लीनियर पॉलिनोमियल कहेंगे। अगर डिग्री 2 है तो इसको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। डिग्री 3 है तो क्यूबिक पॉलिनोमियल कहेंगे, और अगर डिग्री 4 है तो बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इसको कहेंगे, ठीक है। तो अब सबका एक एग्जांपल देख लेते हैं कि अगर डिग्री 0 है तो इस टाइप के पॉलिनोमियल को कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहते हैं। तो इसका एग्जांपल क्या होगा, जैसे आपने देखा कि आपने कोई पॉलिनोमियल ले लिया, ठीक है, आपने कोई पॉलिनोमियल ले लिया 3। अब ये कहेंगे अरे इसमें तो वेरिएबल है ही नहीं, तो मैं इसको पॉलिनोमियल कैसे कह रहा हूँ। तो देखिए बच्चों, आप इसको 3 को 3 × 1 लिख सकते हैं, और आपको बहुत अच्छे से पता होगा कि x की पावर 0 की वैल्यू 1 होती है। यानी अगर कोई वेरिएबल दिया हुआ है, अगर उसके पावर 0 कर दें तो उसकी वैल्यू 1 होती है। यानी आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 3x की पावर 0, और यहाँ से आपको दिख गया कि x का पावर जो है 1 है, और x की जो पावर दी गई है वो 0 है, और 0 और इसी पावर को हम डिग्री कहते हैं। तो यहाँ से हम कह सकते हैं ये जो दिया गया इसकी डिग्री 0 है, और ये जो नंबर लिखा हुआ था हमने 3 को ही ऐसे लिखा, तो ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल हो गया। इसलिए ये वाला जो 3 लिखा हुआ था ये भी आपका कांस्टेंट पॉलिनोमियल हो जाएगा। यानी अगर बस कांस्टेंट लिखा रहता है तो इस टाइप के पॉलिनोमियल को कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहते हैं। इसे कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्यों कहते हैं यहाँ पे आपको बताया गया, क्योंकि डिग्री इसकी 0 है। अब बात करते हैं कि लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है। तो लीनियर पॉलिनोमियल उसकी डिग्री कितनी होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। तो देखिए हमने कुछ ऐसा ले लिया 2x + 5। अब यहाँ पे देखा जाए तो पावर कितना है, 1 है,
और यही इसका हाईएस्ट पावर होगा, इसलिए इसकी डिग्री कितनी हो गई, इसकी डिग्री हो गई 1, इसलिए इस वाले पॉलिनोमियल को हम क्या कहेंगे, कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहेंगे, कांस्टेंट पॉलिनोमियल इसे हम लोगों ने कह दिया। ठीक है, इसके बाद एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का डिफिनीशन, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का एग्जांपल ले लेते हैं। तो एग्जांपल हमने लिया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का 3x² + 5x + 6। अब देखा गया यहाँ पे जो पावर था ये 2 था, यहाँ पे जो पावर था आप 1 लिख सकते हो बच्चों, यहाँ 1 हो गया, और यहाँ x की पावर 0 लिख सकते हो, यानी यहाँ पे जो पावर हो गया वो 0 हो गया। यहाँ पे भी आप चाहते तो आप 0 लिख सकते थे, क्योंकि यहाँ पे भी आप 5 को इस फॉर्म में लिख सकते हैं, 5 × x की पावर 0, तो उस तरीके से इसको भी हमने लिखा। यानी अब इसमें हाईएस्ट की बात करें तो इसमें जो हाईएस्ट ये कितना है, 2 है, इसलिए इस वाले पॉलिनोमियल की जो डिग्री होगी वो 2 हो गई। और ऐसे पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 2 हो जाती है इसको हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं, इसलिए ये जो पॉलिनोमियल दिया गया इसको हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहेंगे। सिमिलर वे में हम 3 डिग्री वाले इक्वेशन को ले लेते हैं, यानी 6x³ + 3x² + 5x, ऐसा हमने एक पॉलिनोमियल लिया। तो यहाँ पे जो डिग्री दी गई है 3 दी गई है, यहाँ पे डिग्री 2 दी, सॉरी यहाँ पे पावर 3 है, यहाँ पे पावर 2 है, यहाँ पे पावर 1 है। इसमें हाईएस्ट देखा गया तो हाईएस्ट 3 था, इसलिए इस वाले पॉलिनोमियल की जो डिग्री हो गई वो 3 हो गई, इसलिए इस वाले पॉलिनोमियल को हम क्यूबिक पॉलिनोमियल कहेंगे। ठीक है, बाई क्वाड्रेटिक के भी एग्जांपल को ले लेते हैं। हमने लिख दिया x की पावर 4 + 5x³ - 3x + 6। यहाँ पे दिख रहा है सीधे कि यहाँ x की पावर 4 है और यही हाईएस्ट होगी, यानी इस वाले पॉलिनोमियल की डिग्री 4 हो गई, और इसलिए इस वाले पॉलिनोमियल को हम बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहेंगे। तो ये हम लोगों ने देखा कि किसी भी पॉलिनोमियल के डिग्री से क्या समझते हैं और डिग्री के अकॉर्डिंग पॉलिनोमियल को कितने तरह से डिवाइड किया गया है। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे कि किसी पॉलिनोमियल के जीरो से हम क्या समझते हैं, यानी अगला जो हेडिंग है ये है डिग्री। डिग्री हम लोगों ने पढ़ लिया, अगला हेडिंग जो होगा ये होगा जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, तो जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है इसको समझिए। जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अभी तो हम लोगों ने बस डिग्री के बारे में स्टडी करी और डिग्री के अकॉर्डिंग इसको कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया, और भी कैटेगरी हैं लेकिन हमें बस 4 ही पढ़ लेना है। कांस्टेंट पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, उसके बाद क्यूबिक पॉलिनोमियल, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और उसके एग्जांपल्स को हम लोगों ने देखा। अब हम बात करते हैं कि जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है। जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, देखिए आपने कोई एक पॉलिनोमियल ले लिया सिंपल सा 2x + 5। ये जो पॉलिनोमियल दिया गया है ये लीनियर पॉलिनोमियल दिया गया है, क्योंकि यहाँ पे x की जो पावर है वो 1 है और इसलिए इसको हम लीनियर पॉलिनोमियल कह रहे हैं। अब इस पॉलिनोमियल को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट भी करते हैं, f और ब्रैकेट में x लिख देते हैं। इसको आप gx भी लिख सकते थे, जो मन करे इस वाले वैल्यू को आप कुछ भी लिख सकते हैं, इसको p(x) भी लिख सकते हैं, लेकिन ब्रैकेट के अंदर वही लिखते हैं जो इस वाले पॉलिनोमियल में वेरिएबल यूज किया हो। यानी यहाँ पे वेरिएबल x था इसलिए ब्रैकेट के अंदर x लिखेंगे, और इधर वाला जो लेटर लिखा हुआ है इसके जगह पे आप कुछ भी लिख सकते हैं। तो इसको हम fx भी लिख सकते थे, gx भी लिख सकते थे, px भी लिख सकते थे। तो हमने fx लिखा इसलिए हमने इसे इरेज कर दिया। अब x की वो वैल्यू जो यहाँ पे पुटअप करने पे इस वाले वैल्यू को 0 के बराबर कर दे, वो इस इक्वेशन की, इस वाले पॉलिनोमियल की जीरोस कही जाएगी। जैसे अगर x की वैल्यू यहाँ से हम पुटअप कर दें -2/5, तो देख लेते हैं। तो fx यानी x के जगह पे क्या पुट करना है, -2/5। x था तो x लिखा हुआ था, अब x के जगह पे -2/5 पुट करेंगे, यानी यहाँ पे x की जगह हमने लिख दिया -2/5। और जैसे यहाँ लिखा तो यहाँ पे लिखा हुआ था 2, तो इस वाले x के जगह पे भी -2/5 और +5 लिख दिया। अब इसको सॉल्व करते हैं, यानी f -2/5 का मतलब सॉल्व किया तो ये 2 2 4 हो गया, यानी -4/5 + 5। इसको आप सॉल्व करेंगे, इसका आपने 1 कर दिया, इसको आपने सॉल्व किया तो 1 4 जा -4, 5 5 जा 25, बीच में प्लस कर दिया, नीचे का मल्टीप्लाई नीचे से किया तो ये 21/5 आ गया, जो कि 0 के बराबर नहीं है, इसलिए ये इसका जीरोज नहीं कहा जाएगा, ये इसका जीरोज नहीं होगा। अब अलग एक वैल्यू पुट करते हैं। अब इस बार जो वैल्यू पुट करते हैं, ये वैल्यू पुट करते हैं x = -5/2। इस बार हमने x के जगह पे -5/2 पुट कर दिया। तो ये fx दिया हुआ था, fx आपको दिया हुआ है
2x प्लस 5, इस बार x के जगह पे -5/2 यानी -5/2, तो ये देख लिया ब्रैकेट में 5/2 कर दिया और ये +5, ये 2 से ये 2 कैंसिल हो गया यानी -5/2 और यहाँ मिल गया -5, ये हो गया +5, ये वैल्यू से कैंसिल होके 0 आ गई। यानी जब हम लोगों ने x की वैल्यू -2/5 पुटअप करी तो इसकी वैल्यू 21/5 के बराबर आ गया, जो कि 0 के बराबर नहीं था। लेकिन अगली बार जब यहाँ पे हम लोगों ने -5/2 पुटअप किया तो इस वाले पॉलिनोमियल की जो वैल्यू आ गई 0 आ गई, तो ये वाला जो होगा वो इस पॉलिनोमियल की यानी fx का जीरोस कहा जाएगा। यानी जीरोस का बस सिंपल सा फंडा है कि x के जगह पे वो वैल्यू पुटअप कर दी जाए जो उस पॉलिनोमियल के 0 के बराबर कर दे, तो वो उस पॉलिनोमियल की जीरोस कही जाती है। ठीक है, अब आप समझे जरा फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है। ये तो सिंपल सी बात करी जा रही थी कि जीरोस क्या होता है। अब यहीं पे हम पढ़ लेते हैं कि फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल क्या है। बहुत सिंपल सी बात करते हैं, फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल। फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल, किसी पॉलिनोमियल के फैक्टर से हम क्या समझते हैं इसके बारे में पढ़ना होगा। इससे पहले थोड़ा सा मैं आपको रिमाइंड करा दूं कि किसी नंबर का फैक्टर क्या होता है। तो ये देखिए फैक्टर ऑफ नंबर, फैक्टर ऑफ नंबर। जैसे मान लिया आपके पास कोई नंबर 6 था और 6 के हम फैक्टर की बात करें तो ये हम देखते हैं कि 6 किस किस नंबर से डिवाइड हो जाए तो वो सारे 6 के फैक्टर कहे जाते हैं। जैसे अगर हम 6 को 1 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर 0 हो जाएगा। देखिए ये 6 था, आपने 1 से डिवाइड कर दिया तो 6 बार में 6 हो गया, माइनस कर दिया तो रिमाइंडर 0 हो गया। इसी तरीके से अगर इसको हम 2 से डिवाइड करें तो देखिए 2 था, 6 से 3 बार में आपने किया तो 6, यहाँ पे भी रिमाइंडर 0 हो गया। अगला नंबर हम 3 ले लेते हैं, यानी 3 से जब आपने डिवाइड किया तो ये 2 बार में -6, ये भी 0 हो गया। अगर 6 से भी डिवाइड करें तो 6 ले लिया, 6 1 जा 6 हो गया, माइनस किया 0 हो गया। यानी इन चारों नंबर से जब हम उसको डिवाइड किए तो पूरी तरीके से डिवाइड कर गया। पूरी तरह से डिवाइड करने का मतलब कि रिमाइंडर सब में 0 आ गया। तो ये जो 4 नंबर होंगे वो 6 के फैक्टर कहे जाएंगे। यानी किसी नंबर के फैक्टर वो होते हैं जो उस नंबर को पूरी तरीके से डिवाइड कर दें, यानी कि रिमाइंडर 0 आ जाए। अब आपने डिवीजन में क्लास 6 में सीखा होगा कि ये वाला जो होता है इसको हम बोलते हैं डिवाइजर, यानी इससे हम डिवाइड करें तो इसको हम डिवाइजर कहते हैं। ये वाला जो होता है ये क्वेसेंट होता है, और जो यहाँ पे मिल रहा है इसको हम रिमाइंडर कहते हैं। और जो ये होता है इसको हम डिविडेंड कहते हैं। क्या कहते हैं? डिविडेंड। ठीक है, ये आपने क्लास 6 से पढ़ते हुए चले आ रहा है। और आपने बचपन में डिवाइड एंड चेक भी किया होगा कि कोई अगर आपने डिवीजन किया और आपको चेक करना है कि जो आपने डिवाइड किया है वो सही किया है कि नहीं किया है, तो आप क्या करते थे? जैसे आपको 24 को डिवाइड करना है 3 से, और 3 से ना करके आप इसको 5 से कर दीजिए, और आपको ये चेक भी करना है, डिवाइड एंड चेक। क्वेश्चन दिया गया था डिवाइड एंड चेक, तो आप क्या करते थे? 5 4 जा 20 करते थे, माइनस कर देते थे, ये 4 मिल जाता था। तो आप कहते थे कि यहाँ पे जो डिवाइजर था, डिवाइजर वो 5 है। क्वेसेंट जो आपका आ गया, क्वेसेंट यहाँ पे 4 हो गया। रिमाइंडर भी कितना हो गया? रिमाइंडर भी आपका यहाँ से 4 मिल जा रहा है। और जो यहाँ पे डिविडेंड है, डिविडेंड कितना मिल गया? 24। फिर आप क्या करते थे? इस 24 को लिखते थे डिविडेंड इज इक्वल टू क्वेसेंट का मल्टीप्लाई आप करते थे, इस वाले क्वेसेंट का मल्टीप्लाई इससे करते थे डिवाइजर को। तो आप लिखते थे डिवाइजर इंटू क्वेसेंट, डिवाइजर इंटू क्वेसेंट प्लस इसको ब्रैकेट में कर देते थे रिमाइंडर, ये होता था। ठीक है, तो अब इसको चेक करना है तो देख लीजिए, यहाँ पे 24 लिख दिया, और डिवाइजर यहाँ पे कितना था? 5, क्वेसेंट आपका 4 था, और प्लस रिमाइंडर भी आपका 4 दिया हुआ है। आप इसको सॉल्व करेंगे तो 20 + 4 यानी कि 24 के बराबर आ गया। और इस तरीके से आप डिवाइड एंड चेक बचपन में करते हुए चले आ रहे हैं। ठीक है, तो यही काम इस वाले डिफिनेशन को भी अगर करें तो अगर ये फैक्टर होगा, अगर ये वाले चारों नंबर 6 के फैक्टर्स थे तो सारे में रिमाइंडर कितना आ रहा था? 0 आ रहा था। तो अगर रिमाइंडर 0 है तो आप इस वाले को क्या लिखेंगे? अगर रिमाइंडर 0 हो गया तो हमने लिख दिया यहाँ पे इफ रिमाइंडर इज इक्वल टू 0। तो ये जो फॉर्मूला आपने लिखा है उसमें ये वाला रिमाइंडर की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी। यानी अगर +0 करें तो उससे कोई मतलब नहीं होगा। तो इस कंडीशन में आप लिखेंगे कि डिविडेंड इज इक्वल टू क्वेसेंट इंटू डिवाइजर, ये आ जाएगा क्वेसेंट इंटू डिवाइजर। ठीक है, तो इस वाले डिफिनीशन को भी हम समझेंगे कि अगर क्वेसेंट अगर फैक्टर है, अगर ये सारे नंबर 6 के फैक्टर हैं तो रिमाइंडर 0 होगा, तो उस कंडीशन में डिविडेंड इज इक्वल टू क्वेसेंट इंटू डिवाइजर होगा, रिमाइंडर लिखने की जरूरत नहीं है।
या फिर सिंपल आप समझें तो फैक्टर का मतलब कि वो सारे नंबर जो उस नंबर को पूरी तरीके से डिवाइड कर दें। डिवाइड पूरी तरीके से कहने का मतलब कि रिमाइंडर 0 आ जाए, तो उसको हम फैक्टर कहते थे। सेम काम हम लोग यहाँ पे भी पढ़ेंगे कि फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल में भी, ये जितनी बात करी गई यही सब हम लोग फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल में भी पढ़ेंगे। जैसे मान लिया कि आपके पास कोई एक पॉलिनोमियल था जिसका नाम हम लोगों ने fx दे दिया, और कोई दूसरा पॉलिनोमियल हमारे पास था gx, तो ये gx इस fx का फैक्टर तब कहा जाएगा, ये gx इस fx का फैक्टर तब कहा जाएगा जब एक आपको qx मिल जाए कि देयर एग्जिस्ट qx सच दैट कि fx की जो वैल्यू आ जाए प्यारे बच्चों वो qx इंटू gx के बराबर आ जाए। यानी यही बात करी जा रही है कि ये अगर फैक्टर होगा तो रिमाइंडर 0 होगा, रिमाइंडर 0 होगा तो क्वेसेंट इंटू डिवाइजर लिखेंगे। तो यही काम यहाँ पे भी किया गया कि ऐसा एक qx मिल जाए, यानी कि ये क्वेसेंट कहा गया, ये क्वेसेंट के जगह पे लिखा हुआ है, एक ऐसा क्वेसेंट मिल जाए जो gx से मल्टीप्लाई करने के बाद fx मिल जाए। तो ये वाले बात को यहाँ पे लिखा गया है कि fx की वैल्यू qx इंटू gx के बराबर आ जाए। यहाँ पे रिमाइंडर नहीं लिखना है क्योंकि रिमाइंडर तो 0 होगा। इजी लैंग्वेज में समझना चाहे तो कहेंगे ये gx fx का फैक्टर कहा जाएगा अगर रिमाइंडर 0 आ जाए, और इसी कॉन्सेप्ट को लेकर हम क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। तो अगर आप इसको समझना चाहें तो ऐसे कहेंगे कि gx fx का फैक्टर तब कहा जाएगा जब fx को हम gx से डिवाइड करें और रिमाइंडर 0 आ जाए। अब मैं बात कर रहा हूं कि fx को gx से डिवाइड करना है, fx भी आपका एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है, gx भी आपका एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है, यानी यहाँ पे आपको कैसे किसी पॉलिनोमियल को दूसरे पॉलिनोमियल से डिवाइड करते हैं इसको भी सीखना होगा। तो अभी हम आगे सीखेंगे कि कैसे इसको डिवाइड करेंगे। फिलहाल ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल कहने का मतलब क्या है। फिर से समझें, एक आपको पॉलिनोमियल दिया हुआ है fx, दूसरा पॉलिनोमियल दिया गया है gx, तो ये gx इस fx का इस वाले fx का फैक्टर तब कहा जाएगा जब gx से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर 0 आ जाए। और दूसरे लैंग्वेज में आप कह सकते हैं कि ये gx fx का फैक्टर तब कहा जाएगा जब यहाँ पे आपको एक qx मिल जाए और इस fx को qx इंटू gx के फॉर्म में लिख पाएं, यानी इस वाले फॉर्म में लिख पाएं, डिविडेंड इज इक्वल टू q इंटू डिवाइजर, यानी क्वेसेंट इंटू डिवाइजर। तो प्यारे बच्चों ये क्वेसेंट हो गया और इसी से तो डिवाइड कर रहे थे, यानी ये qx जो था gx जो था वो डिवाइजर है क्योंकि इस वाले फैक्टर इस वाले पॉलिनोमियल को इस पॉलिनोमियल से डिवाइड कर रहे थे, यानी ये जो दिया हुआ है ये आपका डिविडेंड है, सॉरी डिवाइजर है। ठीक है, तो इस वाले कॉन्सेप्ट को हम लोगों ने पढ़ा। तो आप रिलेट करके पढ़ें, फैक्टर ऑफ का नंबर का मतलब क्या था कि वो सारे नंबर जो किसी नंबर को डिवाइड करते हैं वो उस वाले नंबर के फैक्टर कहे जाते हैं। सिमिलर वे में यहाँ पे आपने पॉलिनोमियल के लिए भी फैक्टर को पढ़ा। ठीक है, अब हम सीखेंगे कि कैसे किसी पॉलिनोमियल को दूसरे पॉलिनोमियल से डिवाइड करते हैं। तो अगला जो टॉपिक है ये है डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल बाय अनदर पॉलिनोमियल। कैसे किसी पॉलिनोमियल को दूसरे पॉलिनोमियल से डिवाइड करते हैं। इस पूरे चैप्टर में आपको अगर डिवीजन आ गया और दो थ्योरम, यानी पहला थ्योरम एक पढ़ेंगे अभी रिमाइंडर थ्योरम और एक पढ़ेंगे फैक्टर थ्योरम, यानी अगर ये दो थ्योरम आ जाते हैं और आपको डिवाइड करना आ जाता है किसी पॉलिनोमियल को दूसरे पॉलिनोमियल से, तो इस वाले चैप्टर के सारे क्वेश्चन को आप बहुत सिंपल तरीके से सॉल्व कर सकते हो प्यारे बच्चों। तो जरा समझने का प्रयास करिए। एग्जाम्पल हम लेते हैं कि आपने कोई fx ले लिया 3x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5, ये कोई आपने पॉलिनोमियल लिया। अब आपको बताया गया इस fx से इसको पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों। f के जगह पे आप कुछ और भी लिख सकते थे, ऐसा नहीं है कि आप वहाँ f लिखोगे, लेकिन हमने fx लिख दिया, कुछ तो लिखना ही होगा तो हमने fx लिख दिया। और x जो ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है वो इस वाले पॉलिनोमियल में कौन सा वेरिएबल यूज किया गया है उसको हम करेंगे। अगर देखा जाए तो ये पॉलिनोमियल की डिग्री 3 होगी और ये पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल होगा क्योंकि यहाँ पे एक ही वेरिएबल है और वो वेरिएबल x दिया हुआ है। अब अगर दूसरा पॉलिनोमियल हम gx लेते हैं और इसका नाम दे देते हैं x प्लस 1, यानी इस पॉलिनोमियल को इस पॉलिनोमियल से डिवाइड करना है। तो कैसे डिवाइड करेंगे ये समझिए। हम लोग पढ़ रहे हैं डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल, यानी कैसे किसी पॉलिनोमियल को डिवाइड करते हैं। पॉलिनोमियल डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल चल रहा है प्यारे बच्चों। तो देखिए आप लिखेंगे 3x क्यूब, जैसे सिंपल डिवीजन में लिखते हैं 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5। इधर आपने ऐसे ब्रैकेट ऐसे बना दिया, इधर ऐसे बना दिया, जैसे हम डिवाइड में करते हैं बिल्कुल वैसा ही करना है। ठीक है, यहाँ पे आपने क्या लिख दिया x और 1। ठीक है, इतना आपने कर लिया।
अब आपको एक ऐसा नंबर सर्च करना होता है, बहुत ध्यान से समझने का प्रयास करें, एक ऐसा नंबर सर्च करना होता है, एक ऐसा टर्म सर्च करना होता है कि x में मल्टीप्लाई करने पे 3x³ के बराबर हो जाए। तो देखिए आपको x में एक ऐसे नंबर का या फिर ऐसे टर्म का मल्टीप्लाई करना है कि ये 3x³ के बराबर हो जाए, यानी इसमें ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करो बच्चों कि इसके बराबर हो जाए। तो तुरंत आंसर आ गया कि 3x² से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये x और ये x² मिलके x³ हो जाएगा, और ये 3 और यहाँ पे कुछ नहीं था तो 1 था, तो 3 × 1 यानी कि 3x³ के बराबर हो जाएगा। यानी जिस नंबर को हम सर्च कर रहे थे वो क्या मिल गया, 3x² मिल गया। तो आप यहाँ पे लिख दोगे 3x², और इस 3x का स्क्वायर का मल्टीप्लाई आप x से करोगे तो x से मल्टीप्लाई किया तो ये 3x³ हो गया, और इसी 3x² का मल्टीप्लाई 1 से भी करोगे तो जब मल्टीप्लाई किया तो ये 3x² मिल गया। ये दो काम करेंगे। पहला हमने क्या किया, एक ऐसे नंबर को सर्च किया, एक ऐसे टर्म को सर्च किया जिसमें x मल्टीप्लाई करने पे 3x³ के बराबर आ जाए, तो वो नंबर मिल गया 3x²। अब ये नंबर का दोनों में यानी x में और 1 में दोनों में मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख देंगे। अब हम डिवाइड में क्या करते थे, मल्टीप्लाई करने के बाद सब्ट्रैक्ट करना होता है, तो आपने एक लाइन बनाया और इनमें से इसको सब्ट्रैक्ट करना है। तो सब्ट्रैक्ट करने का फंडा क्या है, दोनों का सिंबल चेंज कर दो। यहाँ पे सिंबल कुछ नहीं है तो प्लस है, और यहाँ प्लस है तो माइनस कर दिया। अब ये वाला प्लस में था, ये वाला माइनस था, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि 3x³ में से जब -3x³ करोगे तो प्लस है, एक माइनस में 0 हो गया। अब ये वाला 4x² है, अब आप कहेंगे सर ये वाला +3x² है तो ऐड करेंगे, नहीं, अभी आपने इसके सिंबल को चेंज करके माइनस कर दिया है। अब इस वाले सिंबल को कंसीडर नहीं करेंगे, आप किस सिंबल को कंसीडर करेंगे, इस वाले जो आपने नीचे बनाया। अब 4x² में से जब 3x² माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, x²। ऐसा मिल रहा है ना बच्चों, 4x² - 3x², तो कितना बच जाएगा, 1x²। तो इसको हम लोगों ने x² कर दिया। अब जैसे डिवीजन में नेक्स्ट टर्म को आप निकाल नीचे उतार देते हैं, उसी तरीके से आपने इसको नीचे उतार दिया। इतना काम हम लोगों ने कर दिया, ठीक। अब फिर वही काम कि इस x में किसका मल्टीप्लाई करें कि x² के बराबर हो जाए, यानी ये जो x दिया हुआ है जिससे आप इसको डिवाइड कर रहे हो, उसमें किसका मल्टीप्लाई करें x² के बराबर हो जाए। तो आपका आंसर था कि अगर x लिखा हुआ है, x में किसका मल्टीप्लाई करें तो x² के बराबर आ जाए, तो तुरंत पता चल जाएगा x, यानी अगर इसमें हम x से मल्टीप्लाई कर दें तो x² हो जाएगा। तो आपने यहाँ लिख दिया प्लस का x, क्योंकि ये जो आप लिख रहे हैं वो क्या है, कुछ नहीं लिखा है, यानी कि प्लस लिखा हुआ है, तो आपने प्लस x कर दिया। अब सिंपली इस वाले x का मल्टीप्लाई इस x से होगा तो ये x² हो जाएगा, यहाँ लिख दिया, और इस वाले x का मल्टीप्लाई जब 1 से होगा तो ये प्लस का x हो जाएगा। अब माइनस करना था तो आपने यहाँ सिंबल माइनस कर दिया, यहाँ पे भी माइनस कर दिया, ये वाला कैंसिल हो गया, और 3x में से -x करेंगे। इस वाले सिंबल को अब कंसीडर नहीं करना है, जो आपने नीचे चेंज किया उस वाले सिंबल को कंसीडर करेंगे। तो 3x में से जब x चला गया तो ये 2x के बराबर हो गया। अब अगले वाले टर्म को भी उतार देंगे यहीं पे, यानी प्लस हो गया, ठीक है। तो अब ये वाला जो टर्म आपने लिख दिया, तो अब फिर वही काम करेंगे कि इस वाले नंबर में किस नंबर का मल्टीप्लाई करें कि 2x के बराबर हो जाए। यानी आप देख पा रहे होंगे पहले वाले को सेम करने का प्रयास कर रहे हैं, ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करें कि इसके बराबर हो जाए। तो जैसे आपका लिखा हुआ है यहाँ पे, कितना लिखा हुआ है, x में किसका मल्टीप्लाई करें कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 2x, ये 2x के बराबर हो जाए, तो आंसर होगा कि प्लस का 2 कर लीजिए भाई। तो अगर इसमें हम प्लस का 2x मल्टीप्लाई कर दें, यानी कि यहाँ लिख देंगे +2, तो इस 2 का मल्टीप्लाई x से हुआ तो ये 2x हो गया, और इस 2 का मल्टीप्लाई जब 1 से हो गया तो प्लस का 2 हो गया। फिर सिंबल चेंज करेंगे, ये माइनस, ये प्लस माइनस था कैंसिल हो गया, 5 - 2 करेंगे तो 3, फिर हम नीचे वाले जो सिंबल लिए उसी को कंसिडर करेंगे। तो इस तरीके से आपने देखा कैसे किसी पॉलिनोमियल को दूसरे पॉलिनोमियल से डिवाइड करते हैं। तो ये जो आपका लिखा हुआ था ये अंदर, ये आपका डिविडेंड हो गया, ये x+1 डिवाइजर हो गया, और ये जो लिखा हुआ है ये आपका क्वेसेंट हो गया, ये आपका क्वेसेंट हो गया, और ये जो था ये रिमाइंडर हो गया। तो इस तरीके से हमने देखा कि कैसे किसी पॉलिनोमियल को दूसरे पॉलिनोमियल से डिवाइड करते हैं। एक और एग्जांपल को देखते हैं। अभी तो ये सिंपल सा एग्जांपल था, एक और एग्जांपल को देखते हैं कि उसको भी कैसे दूसरे पॉलिनोमियल से डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो इस बार हम लोग 4 डिग्री के पॉलिनोमियल को लेते हैं। तो हमने ले लिया 3x⁴ + 3x³ + 5x² - 8x + 4, ऐसा कोई पॉलिनोमियल दिया हुआ है, और इस पॉलिनोमियल को x+2 से डिवाइड करना है। तो कैसे डिवाइड करेंगे, ध्यान से समझिए। ठीक है बच्चों, ध्यान से समझने का प्रयास करो। अब क्या किया गया था
कि इसमें ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि पहले वाले यानी 3x की पावर 4 के बराबर हो जाए। तो चेक करो यहाँ पे ये रहा x, इसमें किससे मल्टीप्लाई करें कि 3x की पावर 4 के बराबर हो जाए। तो यहाँ पे भी तो हमने इसे मल्टीप्लाई किया। अब इस वाले को तो माइनस कर दिया, तो माइनस करने पे ये कैंसिल हो गया, लेकिन यहाँ पे 3x क्यूब है। अब इस प्लस को आपको कंसीडर नहीं करना है, आपने जो सिंबल बनाया उसको कंसीडर करेंगे, यानी माइनस को कंसीडर करेंगे। तो इसको आपने माइनस किया, तो जब 3x क्यूब में से माइनस का 6x क्यूब कर रहे हैं, यानी यहाँ मैं लिखता हूँ 3x क्यूब में से माइनस का 6x क्यूब करेंगे तो माइनस का 3x क्यूब बचेगा, क्योंकि बड़े वाले का सिंबल लगाएंगे। तो यहाँ पे मिल गया माइनस 3x क्यूब। ठीक है, अब फिर वही करेंगे कि इसमें किस नंबर का मल्टीप्लाई किया जाए, इस वाले में किस नंबर का मल्टीप्लाई किया जाए कि माइनस 3x क्यूब के बराबर हो जाए। तो आंसर होगा कि अगर हम माइनस 3x स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दें तो इसके बराबर हो जाएगा। इसमें अगला टर्म नोट भी कर लेते हैं ना, तो ये 5x स्क्वायर कर दिया। तो देखिए अब अगर माइनस 3x स्क्वायर का मल्टीप्लाई x से करेंगे तो ये माइनस 3x क्यूब हो गया, और इस माइनस 3x स्क्वायर का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो 3 2 जा 6, और यहाँ सिंबल माइनस है तो माइनस और 6x स्क्वायर के बराबर हो गया। अब क्या करते थे, माइनस करने के लिए सिंबल चेंज करते थे। तो यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे सिंबल चेंज हो गया, यहाँ पे भी माइनस है तो यहाँ पे भी सिंबल चेंज हो गया। अब ऊपर वाला जो सिंबल था उसको आप कंसीडर नहीं करेंगे, जो आपने सिंबल चेंज करने के बाद किया है उसको आप कंसीडर करेंगे। तो ये माइनस में है, ये प्लस में है, तो ये वाली वैल्यू इससे कैंसिल हो गई। ये प्लस में है, ये भी प्लस में है, तो 5 और 6 11 हो गया, यानी कि यहाँ पे प्यारे बच्चों 11x स्क्वायर के बराबर आ गया। अब क्या करेंगे, माइनस का 8x नीचे लेंगे, तो ये माइनस का 8x हो गया। फिर वही काम, एक ऐसा नंबर सर्च करिए कि x से मल्टीप्लाई होने के बाद 11x स्क्वायर के बराबर हो जाए। तो तुरंत आंसर मिल गया कि अगर हम 11x से मल्टीप्लाई कर दें तो 11x का मल्टीप्लाई कर दिया तो ये 11x स्क्वायर हो जाएगा, और 11x का मल्टीप्लाई जब 2 से करेंगे तो 11 2 22 और ये x के बराबर हो जाएगा। फिर वही काम, ये माइनस तो ये वाला कैंसिल हो गया, और अब ये वाला भी माइनस में, ये वाला भी माइनस है, तो -8 और -22 मिलके माइनस का 30x मिला। और अगले वाले टर्म को आप सिंपली यहाँ पे नोट कर दिए, यानी प्लस का 4 कर दिया। फिर वही काम करेंगे कि एक ऐसा नंबर सर्च करें कि x में मल्टीप्लाई करने के बाद -30x के बराबर हो जाए। तो आंसर होगा कि -30। तो -30 का मल्टीप्लाई जब x से करोगे तो माइनस का 30x हो गया, और -30 का मल्टीप्लाई जब 2 से करोगे तो माइनस का 60 हो जाएगा। अब सिंबल चेंज, ये प्लस और ये वाला भी प्लस, तो ये वाला इससे कैंसिल हो गया, और ये 4 और 60 मिलके 64 मिल गया। तो इस तरीके से आपने देखा कैसे सॉल्व किया। तो ये जो था इसको हम कहेंगे कि ये डिवाइजर है, डिवाइजर हो गया। ये जो था अंदर लिखा हुआ था ये डिविडेंड हो गया। ये जो आपका ऊपर मिला ये क्वेसेंट हो गया, और ये जो नीचे दिया गया है ये रिमाइंडर हो गया। तो आपने देखा कि कैसे अगर किसी पॉलिनोमियल को दूसरे पॉलिनोमियल से डिवाइड करके आपने देखा कि कैसे क्वेसेंट को भी फाइंड कर सकते हैं और रिमाइंडर को भी फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कैसे किसी पॉलिनोमियल को डिवाइड करते हैं आपको बात समझ में आ गई होगी। तो अगर ये बात समझ में आ गई तो आपको अब बताया जाएगा 2 थ्योरम के बारे में। एक बताया जाएगा रिमाइंडर थ्योरम और दूसरा बताया जाएगा कि फैक्टर थ्योरम। तो सबसे पहले हम रिमाइंडर थ्योरम को पढ़ लेते हैं, इसके स्टेटमेंट को लिख लेते हैं और फिर इसको मैं समझाने का प्रयास करता हूँ। बहुत सिंपल सा दिया हुआ है, अगर ये दोनों थ्योरम आपने समझ लिया तो सारे क्वेश्चंस बुक के आप इसका सॉल्व कर ले जाएंगे। ठीक है, ये डिवीजन पे कुछ और क्वेश्चन को सॉल्व करें अगर आपको डिवीजन नहीं आती है तो, और अगर आती है तो फिर ये चैप्टर आपके लिए बहुत ईजी होने वाला है। ठीक है, तो चलिए तो हम लिखते हैं, एक हेडिंग है रिमाइंडर थ्योरम। तो देखिए जरा रिमाइंडर थ्योरम क्या है। कभी भी डिफिनेशन आपसे नहीं पूछा जाएगा, लेकिन आप समझ लीजिए कि रिमाइंडर थ्योरम कहता क्या है। रिमाइंडर थ्योरम की जो स्टेटमेंट है ये है कि इफ अ पॉलिनोमियल px, इफ अ पॉलिनोमियल p ब्रैकेट में x इज डिवाइडेड बाई x माइनस अल्फा, जो कि ये भी एक पॉलिनोमियल ही है, ये भी एक पॉलिनोमियल ही है जिसकी डिग्री 1 है क्योंकि यहाँ पे x की पावर 1 है। पॉलिनोमियल x माइनस अल्फा, देन ये बात समझिए, देन रिमाइंडर इज इक्वल टू p ऑफ अल्फा। तो यहाँ से जो रिमाइंडर मिलेगा वो p ऑफ अल्फा के बराबर होगा। यही आपको रिमाइंडर थ्योरम कहता है। कितनी इजी बात कर दी गई कि अगर कोई पॉलिनोमियल आपको px दिया हुआ है और अगर आपको रिमाइंडर फाइंड करना है, अगर इससे डिवाइड करी जा रही है तो आप क्या करिए, यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करिए 0 से इक्वेट करके। जैसे इसको आप 0 से इक्वेट कर दीजिए तो x माइनस अल्फा कितना आ गया 0, तो 0 से इक्वेट करने के बाद x की वैल्यू कितनी आ गई, अल्फा आ गई। अब इस वाले अल्फा को ये जो पॉलिनोमियल दिया गया है p
p, इसके जगह पे आप x के जगह पे जाके पुटअप कर दीजिए, तो इसको सॉल्व करने के बाद जो वैल्यू मिलेगा यही आपका रिमाइंडर होगा, यही रिमाइंडर थ्योरम कहता है। जैसे मैं एक एग्जांपल आपसे कहूँ, एक एग्जांपल कहा गया, एक एग्जांपल सब इजी तरीके से समझेंगे। आपको एक पॉलिनोमियल दिया गया है px 3x² प्लस 5x प्लस 8 और कहा गया बच्चों कि इसको आप किसी दूसरे पॉलिनोमियल gx से डिवाइड करिए जो दिया हुआ है x प्लस 5 x माइनस 3 कर लिया। यानी इस वाले पॉलिनोमियल को जब इस पॉलिनोमियल से डिवाइड कर रहे हैं तो आपको बताना है रिमाइंडर कितना होगा। तो अगर आपने रिमाइंडर थ्योरम को पढ़ लिया तो रिमाइंडर थ्योरम के हेल्प से देखिए कितने सिंपल तरीके से हम रिमाइंडर फाइंड कर लेते हैं। अगर आप रिमाइंडर थ्योरम नहीं पढ़े होते तो फिर आपको डिवाइड करना पड़ता, जैसे कि अभी हम लोगों ने 2 डिवीजन को सीखा, डिवाइड करके आप रिमाइंडर फाइंड करते। लेकिन अभी आपको पता चलेगा कि रिमाइंडर कैसे फाइंड करेंगे। क्या करिए, इस gx को 0 से इक्वेट कर दीजिए। तो आप कर दीजिए gx इज इक्वल टू 0 और gx की वैल्यू यहाँ पे कितनी दी गई है, x माइनस 3, यानी आपने यहाँ कर दिया x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 और यहाँ से जो x की वैल्यू मिल गई ये कितनी मिल गई, 3 मिल गई। अब ये जो x की वैल्यू आ रही है वो इस पॉलिनोमियल में पुटअप कर दीजिए। पुटअप करके जो सॉल्व करेंगे तो वही जो मिलेगी वही आपकी रिमाइंडर होगी। और यही कह रहा है कि ये अल्फा की वैल्यू आपने फाइंड कर लिया, अल्फा आ गया, उसी अल्फा को आप x के जगह पे जाके पुटअप कर दे रहे हैं तो यही क्या है, रिमाइंडर होगा। तो आइए पुट करके देखते हैं। ये x के जगह पे 3 पुट करना है, यानी कि ये p ऑफ 3 हो गया। तो देखिए ये 3 लिखा हुआ था, x के जगह पे कितना पुट करना है प्यारे बच्चों, 3, तो आपने 3 का स्क्वायर कर दिया प्लस 5, x के जगह पे कितना पुट करना है, 3, यानी 5 इंटू 3 और ये प्लस का 8 हो गया। इसको सॉल्व किया तो 3 का स्क्वायर 9, 9 का 3 से मल्टीप्लाई कर दिया 27, 5 3 जा 15 और ये 8 मिल गया प्यारे बच्चों। ऐड कर लीजिए, तो ऐड करेंगे 8 5 13 और 13 7 मिलके 20 हो गया, कैरी 2 1 2 3 3 2 5, यानी कितना मिल गया, 50 के बराबर मिल गया। और यही जो मिलेगा, ये जो p ऑफ 3 है यही रिमाइंडर होगा और यही आपका रिमाइंडर थ्योरम कहता है। यानी आपने देखा कि कितने सिंपल तरीके से हम लोगों ने रिमाइंडर को फाइंड कर लिया। ठीक है, तो ये आपका था रिमाइंडर थ्योरम का यूज। यानी अगर कोई पॉलिनोमियल दिया हुआ है, अगर उसको दूसरे पॉलिनोमियल से डिवाइड करके रिमाइंडर फाइंड करना है तो आप रिमाइंडर थ्योरम से इतने सिंपल तरीके से इजी वे में रिमाइंडर फाइंड कर लिए। मान लिया होता कि अगर ये थ्योरम नहीं पढ़ा होता तो आप कैसे करते, तो यहाँ पे आप लिखते पहले ये जो पॉलिनोमियल दिया गया है 3x² प्लस 5x प्लस 8 और इसको दूसरे पॉलिनोमियल जो दिया गया है x माइनस 3 से डिवाइड करते। तो डिवाइड करते तो देखते किस नंबर से मल्टीप्लाई करें, किससे मल्टीप्लाई करें कि 3x² के बराबर हो जाए। तो आंसर हो जाता 3x। इसका मल्टीप्लाई इससे करते तो ये 3x² होता, इसका मल्टीप्लाई इससे करते तो 3 3 जा 9 और माइनस का 9x हो जाता। फिर यहाँ पे आप सिंबल चेंज करते, यहाँ माइनस हो जाता, यहाँ प्लस हो जाता, ये वाला कैंसिल हो जाता और ये 5 और 9 क्योंकि सिंबल अब प्लस हो चुका है ऐड करते तो 14x के बराबर होता। और फिर इस वाले 8 को आप नीचे ऐसे उतार देते। फिर आप सर्च करते कि किस नंबर का मल्टीप्लाई करें कि 14x के बराबर आ जाए, तो आपको 14 मिल जाता। तो 14 का मल्टीप्लाई जब x से करते तो 14x और 14 का मल्टीप्लाई जब -13 से करते तो कितना मिलता, माइनस का 42, सिंबल चेंज करते तो ये माइनस कर देते, ये प्लस, तो फिर ये वाला कट जाता और ये दोनों प्लस में आ गया है, ऐड करते तो 50 के बराबर आ जाता। तो इस तरीके से आपको यहाँ से भी रिमाइंडर देखिए कितना मिला 50 और रिमाइंडर थ्योरम से भी आपने सॉल्व किया तो रिमाइंडर 50 मिल जाता। तो ये रिमाइंडर थ्योरम का यूज है कि बिना डिवाइड किए आप रिमाइंडर फाइंड कर सकते हैं। तो रिमाइंडर थ्योरम के कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे आपको कोई एक पॉलिनोमियल दिया गया है px, इस बार भी मान लेते हैं, ये दिया गया है 6x³ प्लस 8x² प्लस 5x प्लस 3, ऐसा एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है। इसको किसी दूसरे पॉलिनोमियल gx प्लस 1 से डिवाइड करके रिमाइंडर फाइंड करना था। तो कैसे हम रिमाइंडर थ्योरम का यूज करते हुए रिमाइंडर फाइंड करेंगे, देखिए आप क्या करेंगे, सॉल्यूशन, ये जो gx दिया हुआ है इसको आप 0 से इक्वेट कर देंगे। तो जब 0 से इक्वेट करेंगे यानी gx इक्वेटेड टू 0 यानी कि x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 और यहाँ से जो x की वैल्यू मिल जाएगी ये -1 मिल जाएगी क्योंकि ये 1 है, उधर जाएगा तो -1 हो गया। अब इस वाले -1 को आप 1 के ये x के जगह पे पुट करेंगे, यानी जब x के जगह पे -1 पुट करेंगे तो यही रिमाइंडर होगा। यही रिमाइंडर थ्योरम कहता है कि जब x माइनस अल्फा से डिवाइड किया तो आपने 0 से इक्वेट किया, x की वैल्यू अल्फा आ गई, तो ये जो p ऑफ अल्फा है यही रिमाइंडर होगा। यही हम लोगों ने रिमाइंडर थ्योरम यूज कर लिया। अब वैल्यू पुट करिए, देखिए बच्चों ये 6 था तो ऐसे ही रहने दिया। x के जगह पे कितना पुट करना है, -1, तो -1 का क्यूब प्लस 8, x के जगह पे -1 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू -1 और प्लस 3,
इसी को प्यारे बच्चों सॉल्व करो, तो ये हो जाएगा 6 और -1 का क्यूब करोगे तो -1 होगा, यानी -1 का जब 6 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो -6 हो गया। -1 का स्क्वायर किया तो माइनस माइनस मिलके प्लस हो गया, और 1 का मल्टीप्लाई 8 से कर दिया तो 8 के बराबर मिल गया, यानी ये प्लस का 8 हो गया। और फिर -1 का मल्टीप्लाई 5 से किया तो -5 और ये प्लस का 3 लिखा हुआ था। अब प्लस वाले को 1 में ऐड कर दो, नंबर वाले को 1 में ऐड कर दो, तो -6 और -5 मिलके -1 और 8 और 3 मिलके प्लस का 11, और ये कैंसिल होके वैल्यू 0 के बराबर आ गई। यानी इसको आपने सॉल्व किया तो रिमाइंडर कितना मिल गया बच्चों, 0 के बराबर मिल गया। ठीक है, तो ये सिंपल सा क्वेश्चन दिया हुआ था, कैसे आपने रिमाइंडर फाइंड किया, तो रिमाइंडर यहाँ पे 0 के बराबर आ गया। तो ये अभी हम लोगों ने पढ़ा रिमाइंडर थ्योरम क्या होता है और रिमाइंडर थ्योरम को कैसे यूज करेंगे, ये आगे के क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे। इसके बाद जो हमको पढ़ना है ये है फैक्टर थ्योरम। तो फैक्टर थ्योरम की स्टेटमेंट को लिखते हैं और फिर इस पे कुछ एग्जाम्पल को हम देखते हैं। तो इसे मैं इरेज कर देता हूँ। बहुत ही सिंपल सा ये रिमाइंडर थ्योरम है। रिमाइंडर थ्योरम का स्टेटमेंट आपसे कभी नहीं पूछा जाएगा। रिमाइंडर थ्योरम को कैसे यूज करना है ये आपको याद होना चाहिए। रिमाइंडर अगर किसी पॉलिनोमियल को फाइंड करना है, अगर पॉलिनोमियल को दूसरे पॉलिनोमियल से डिवाइड करना है और अगर आपको रिमाइंडर चाहिए तो रिमाइंडर थ्योरम से आप सिंपल तरीके से बहुत जल्दी से रिमाइंडर फाइंड कर सकते हैं विदाउट एक्चुअल डिवीजन, बिना एक्चुअल डिवीजन किए हुए। तो अगला जो है इसको हम बोलते हैं फैक्टर थ्योरम। तो पहले इसके भी स्टेटमेंट को लिखते हैं, फैक्टर थ्योरम। कहा गया फैक्टर थ्योरम में भी यही कहा जाएगा, इफ fx इज अ पॉलिनोमियल, इफ fx इज अ पॉलिनोमियल, यानी fx कोई आपको पॉलिनोमियल दिया हुआ है, ठीक है, यानी fx कोई एक पॉलिनोमियल दिया गया है एंड अल्फा इज अ रियल नंबर, अल्फा एक रियल नंबर है, अल्फा इज अ रियल नंबर। अल्फा को हम लोगों ने एक रियल नंबर ले लिया और fx कोई पहले से पॉलिनोमियल दिया हुआ है, तो यहां लिखेंगे देन x माइनस अल्फा इज अ फैक्टर ऑफ, बहुत ध्यान से समझिए, अ फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल fx इफ एंड ओनली इफ इसको बोलते हैं, इफ एंड ओनली इफ f ऑफ अल्फा इज इक्वल टू 0। ये बात करी गई। कितना सिंपल सा बात कहा गया। अभी जो आपने रिमाइंडर थ्योरम कहा, अभी जो हम लोगों ने पढ़ा था उसी का ये भी रिलेट करके भी इसको भी बताने का प्रयास किया जाएगा। तो समझिए, कहा गया कि फैक्टर थ्योरम, इफ fx इज अ पॉलिनोमियल, यानी fx आपका कोई पॉलिनोमियल दिया था, ये बता रहा है कि वो पॉलिनोमियल में x जो होगा वो वेरिएबल होगा, इज अ पॉलिनोमियल एंड अल्फा इज अ रियल नंबर, देन x माइनस अल्फा इज फैक्टर, यानी ये जो x माइनस अल्फा लिखा हुआ है ये भी एक आपका पॉलिनोमियल ही होगा। तो अगर इस पॉलिनोमियल का ये पॉलिनोमियल फैक्टर तब होगा जब आप अल्फा इसमें पुटअप करिए और ये वैल्यू 0 के बराबर हो जाए। तो अगर ये 0 के बराबर हो जाए तो अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा था, रिमाइंडर। तो रिमाइंडर क्या कहते थे कि कोई पॉलिनोमियल आपका fx दिया हुआ है और gx इसका फैक्टर तब कहा जाएगा जब इस पॉलिनोमियल को gx से डिवाइड करें और रिमाइंडर 0 आ जाए, तो ये gx इसका फैक्टर कहा जाता था। यानी जब रिमाइंडर 0 आ जाएगा तो gx जो होगा इज कॉल्ड फैक्टर ऑफ fx। ये बात हम लोगों ने अभी स्टार्ट में पढ़ा कि fx कोई पॉलिनोमियल था, उसको किसी पॉलिनोमियल gx से डिवाइड कर रहे हैं और अगर रिमाइंडर 0 हो जाता है तो gx इज कॉल्ड द फैक्टर ऑफ fx। तो gx जो होता है वो fx का फैक्टर हो जाता है। और अभी जस्ट पहले हम लोगों ने रिमाइंडर थ्योरम पढ़ा कि अगर कोई पॉलिनोमियल fx है और अगर इसे किसी दूसरे पॉलिनोमियल gx जो कि x माइनस अल्फा है इससे डिवाइड कर रहे हो बच्चों, और अगर आपको रिमाइंडर फाइंड करना है तो क्या करते थे, इसको आप 0 से इक्वेट कर देते थे, यानी x माइनस अल्फा इज इक्वल टू 0 और x की वैल्यू अल्फा आती थी, इस अल्फा को आप यहाँ पे पुट कर देते थे, तो ये जो f ऑफ अल्फा था इसी को आप रिमाइंडर कहते थे। इसी को आपने क्या कहा, रिमाइंडर। अभी रिमाइंडर थ्योरम में पढ़ा कि अगर कोई पॉलिनोमियल fx है, इसको gx से डिवाइड करना है तो x को 0 से इक्वेट करके x की वैल्यू फाइंड कर लो और उस वैल्यू को लाके इस वाले पॉलिनोमियल में पुटअप कर दो, तो जो मिलता है वो रिमाइंडर मिलता है। तो ये रिमाइंडर बता रहा है। तो आप देखिए, तो इनडायरेक्ट वे में ये जो लिखा हुआ क्या है, ये भी तो रिमाइंडर ही है। यही डिफिनेशन तो लिखा कि fx पॉलिनोमियल है, इससे डिवाइड करना है, तो जब इसको आप 0 से इक्वेट करेंगे x माइनस अल्फा इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू कितनी मिलेगी, अल्फा मिलेगी, और इसी अल्फा को आप x के जगह में पुटअप कर रहे हैं। तो ये जो बता रहा है, ये क्या बता रहा है, रिमाइंडर बता रहा है। और ये रिमाइंडर कितना आ गया बच्चों, 0 आ गया। और अगर रिमाइंडर 0 आता है तो अब इस वाले पे आ जाइए कि अगर रिमाइंडर 0 तो ये gx fx का क्या कहा जाएगा,
फैक्टर कहा जाएगा। तो ये हमने देखा कि अगर ये रिमाइंडर था और रिमाइंडर की वैल्यू 0 आ गई, इसलिए ये जो fx होगा वो ये होगा x माइनस अल्फा, जो कि एक अलग से पॉलिनोमियल था, वो fx का फैक्टर कहा जाएगा। यही आपका फैक्टर थ्योरम कहता है। तो ये आपका सिंपल सा था। एक एग्जांपल से अगर आप समझना चाहें तो सिंपल सा समझिए कि अगर fx कोई पॉलिनोमियल दिया होगा और gx इसका फैक्टर तब होगा, gx इसका फैक्टर तब कहा जाएगा जब gx को आप 0 से इक्वेट कर दीजिए और यहां से x की वैल्यू फाइंड कर लीजिए। x की वैल्यू मान लेते हैं कुछ आ गया अल्फा, तो ये अल्फा को आप इसमें पुटअप करिए और अगर f ऑफ अल्फा 0 के बराबर आ गया, यानी ये f ऑफ अल्फा क्या है, रिमाइंडर, यानी रिमाइंडर 0 के बराबर आ गया, तो ये जो gx होगा वो इसका फैक्टर कहा जाएगा। यही आपका फैक्टर थ्योरम कहता है। ठीक है, तो ये बात आपको बताई गई कि कैसे हम लोग फैक्टर थ्योरम को अप्लाई करेंगे। इस पे अभी कुछ क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। फिलहाल ये आपका फैक्टर थ्योरम था, इसको आपने समझ लिया। फैक्टर थ्योरम इन्हीं दोनों को कंबाइन करके बना दिया गया कि रिमाइंडर हमने देखा रिमाइंडर थ्योरम में कि यहाँ से वैल्यू फाइंड करके यहाँ पुट करते थे तो रिमाइंडर मिलता था, और अगर रिमाइंडर 0 आ गया तो उसी को हम फैक्टर कहते हैं। अरे भैया नंबर में आप देख लो 12 का जो फैक्टर होते हैं 1 फैक्टर होता है, 2 फैक्टर होता है, 3 फैक्टर होता है, 4 फैक्टर होता है, 6 फैक्टर होता है और 12 फैक्टर होता है। अगर इन फैक्टर से आप 12 को डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 0 ही आना है। जैसे किसी भी एक से डिवाइड कर दो, मान लेते हैं हम 4 से डिवाइड कर दिए, यानी 12 को आप 4 से डिवाइड करोगे तो 4 3 12, यानी माइनस कर दिया तो रिमाइंडर कितना बच गया, 0 बच गया। तो यही बात, रिमाइंडर 0 है तो ये फैक्टर इसका कहा जा रहा है। तो अब इसमें भी रिमाइंडर 0 है तो ये वाला जो होगा जो जिससे डिवाइड कर रहे थे वो भी उसका फैक्टर कहा जाएगा। तो ये सिंपल सा हम लोगों ने बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ा इस चैप्टर का। तो आगे के लेक्चर्स में हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ML अग्रवाल को हम लोग फॉलो करेंगे।